ये बताइए एट 1 atm and T is equal to 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये कंडीशन लेते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, f की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू हो जाती है 96,500 कूलम। ये रखेंगे तो ये आएगा। आप लोगों ने कैलकुलेट करके देखा, ट्राई किया था, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब मैं एक चीज आपसे और पूछूंगा, अभी तक की तो बात आप लोग बता दिए। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, सेल में क्या हो रहा है, रिएक्शन ही तो हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसको हम और क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी रिड्यूस हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। अब आप ये बताइए, जब इक्विलिब्रियम आ गया इसका मतलब क्या हो गया, के मतलब रिएक्शन बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर हो गए। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब सेल में ओवरऑल नेट कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो भाई जितना कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उतना ही वो रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है ओवरऑल। इसका मतलब ये हो गया कि ई ऑफ सेल, यानी सेल ने काम करना बंद कर दिया, सेल का ईएमएफ जो है वो जीरो हो गया। आ गई बात समझ में। और उस कंडीशन में ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कहते हैं हम, के इक्विलिब्रियम कहते हैं। भूल गए। तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कहते हैं, नहीं कहते। तो इसी फॉर्मूले को फॉर इक्विलिब्रियम में बनाना चाहूं तो बताओ कैसा बन जाएगा। यहीं पे बनाता हूं ताकि जो है वो क्या हो जाएगा। तो E ऑफ सेल तो जीरो हो गया। ओके सर, ठीक है। और E नॉट ऑफ सेल, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है, इसका तो कोई इक्विलिब्रियम से लेना देना है। E नॉट ऑफ सेल का इक्विलिब्रियम से कुछ भी लेना, तुम वहां ध्यान मत दो, तुम खाली यहां ध्यान दो। हाँ ठीक है, वो जैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो E नॉट ऑफ सेल ये हो गया माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग। अब यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, K इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, यही मेरा फॉर्मूला, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग K इक्विलिब्रियम। बन गया नहीं बन गया। तो ये इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला बन गया। अब क्या आता है, अब आता है डेल्टा जी नॉट निकालना एट इक्विलिब्रियम। तो कैसे निकालेंगे बोलिए, हैं? क्या फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट का, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, यही तो था। तो इसकी जरूरत नहीं है, खाली जी लिख। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दिए, ई नॉट ऑफ सेल लिख दिए, माइनस एन एफ और माइनस एन एफ हो गया, और ई नॉट की जगह क्या लिख दिया, 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम।
बोलिए, यही बनेगा फॉर्मूला। ओके, एक तो फॉर्मूला ये बन गया, यहां से हमें ये दिख रहा है m से n कट जाएगा तो ये f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, इस वाले अगर फॉर्मूले में मैं रखूं, इस वाले में, तो क्या इक्वेशन बनेगी जरा से देखिए। डेल्टा जी के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ओके, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग। अच्छा, लॉग की जगह यहाँ एल एन लिखते हैं, चलो लॉग ही लिख देते हैं, लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहां से देखिए, यहाँ पे ये वाली दोनों टर्म कट गई तो क्या बच गया -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसमें आर और टी दोनों आ गए, तो इक्विलिब्रियम हो जाए तो फिर हमें ये फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और डेल्टा जी निकालने के लिए तो हमें मालूम ही है, हाँ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया और एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, ये वाला क्या बन जाएगा फाइनली कटने के बाद, n से n कट गया तो क्या बचेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू एफ लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमने किया था पिछली बार, रिएक्शन दिया था मैंने, चेक करिए। Cu2 plus Fe gives rise to Cu solid plus Fe2 plus, ये किया था ना? यस सर। और इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि माइनस NF ई सेल होता है, ई सेल हमारा -0.7 है। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट इसमें पूछा था और वो हम लोग डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर लिया था, कैसे -NF ई नॉट ऑफ सेल, ये हमने कर लिया था। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, वैल्यू, क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, none for
feasible cell बताइए क्या होना चाहिए इसके अंदर। यानी कोई सेल फिजिबल है तो उसमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और इसमें से कोई नहीं है। या इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, नन की जगह इक्वल टू 1 कर दिया। ऑप्शन 1 है ये, 2, 3, या ऑप्शन 4 बताइए। फॉर्मूला चेक करिए, डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम के लिए ये है, यस सर। ये तो स्पेशल कंडीशन के लिए है। ये वाला क्या कंडीशन है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, तब ये आएगा। और जनरल कंडीशन कोई भी टेम्परेचर हो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तभी तो टेम्परेचर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमने वैल्यू ऑलरेडी रख दी है 298 केल्विन। अब डेल्टा जी की वैल्यू होनी क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम हो चाहे कोई भी हो, कोई भी रिएक्शन फिजिबल होने के लिए नेगेटिव होनी चाहिए। कितनी मर्तबा बताया, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव करने के लिए के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन है, आर तो हो नहीं सकता नेगेटिव, आर की वैल्यू तो 8.314 होती है। टेम्परेचर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, केल्विन में रखना है तो वो शुरू भी 0 से होता है, तो ये वाला नंबर 0 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए 1 रखूंगा तो हो जाएगा 0, 1 पे log 1 क्या होता है 0, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होगा नंबर तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है ना। और 1 के बराबर होगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 पे भी सेल क्या हो जाएगी, फिजिबल नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा जी 0 आ गया, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस बात को लिखिए ग्रेटर देन 1, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल क्या होती है, लिखिए, सेल having same electrode for anode and
कैथोड। ऐसा सेल जिसमें सेम इलेक्ट्रोड का एनोड बना हो और सेम का ही कैथोड बना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। और हैविंग सेम इलेक्ट्रोलाइट, सेम इलेक्ट्रोड एंड सेम इलेक्ट्रोलाइट, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिच। सेम इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर ये सेल का काम कैसे करेगी कि इलेक्ट्रोड भी सेम हो गया और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो गया, तो कैसे काम करेगी? तो इसमें काम करने के लिए जो डिफरेंस होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में होता है। तो लिखिए हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल, इसीलिए नाम ही इसका कंसंट्रेशन सेल है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कोई है नहीं तो मैं अपने तरफ से ही बना देता हूं। तो एक मैं सेल लिख रहा हूं ए जी पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन ले लेता हूं 0.0001 मोलर। ठीक है, ओके, ये मेरा साल्ट ब्रिज हो गया। अब उसके बाद Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। ठीक है, यस दैट्स एनफ। तो एट रूम टेम्परेचर फाइंड EMF ऑफ सेल, सेल का EMF फाइंड करिए। चलिए जल्दी लो। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेंशियल नहीं बना करेंगे। पोटेंशियल बेटा Ag का टेबल में दिया हुआ है। Ag कितना दिया हुआ है? रिडक्शन के लिए तो 0.8 देना है पॉजिटिव। हाँ, तो बस आप जो दिया हुआ उससे आप अपने आप करिए। अब तो इतना आपको अप्लाई करना आना चाहिए। सेल रिएक्शन लिखना, पहले आप सेल रिएक्शन लिखिए, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखिए, फिर उसके बाद इसको करिए। ये जो इसमें स्क्रीन आ रहा है, ये बोर्ड के अलावा भी आ रहा है। वो एडिट हो जाएगा बाद में। अच्छा, पूरी वीडियो में क्रॉप करना पड़ेगा? कोई फोटो तो है नहीं कि खाली फोटो में क्रॉप कर दिया। देखता हूँ सर, इसको थोड़ा सा और श्रिंक कर देते तो खाली ये इसमें आ जाता है। चलो खैर, रहने दो, चलने दो, नेक्स्ट क्लास में करना। हाँ? अच्छा, सेल रिएक्शन बताइए, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे सेल रिएक्शन Ag जो है ऑक्सीडाइज होकर के
Ag प्लस बनाएगा इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो रहा है, Ag सॉलिड बन रहा है। ठीक है, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है, कट गया, Ag से Ag कट गया तो क्या बचा, Ag प्लस गिव्स राइज टू Ag प्लस। 0.12 is equals to E नॉट ऑफ सेल क्या आया, E नॉट ऑफ सेल 0। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सेम ही इलेक्ट्रोड है ना, तो जब सेम इलेक्ट्रोड है तो उसी का कैथोड बना, उसी का एनोड बना है, तो उसमें जब हम माइनस करेंगे तो 0 हो ही जाएगा। बोलो मुस्कान कैसे आया ये, E ऑफ कैथोड, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड किसका बना है 0.8 माइनस एनोड किसका बना है वो भी 0.8, सेम ही उसका तो बना है, और रिडक्शन पोटेंशियल Ag का ही बना हुआ है ना, दोनों कैथोड और एनोड, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया और सिल्वर इसको कैंसिल कर दिया, Ag को क्यों नहीं कैंसिल किया, Ag प्लस को, रिएक्शन जब सेल रिएक्शन लिखा था, सॉलिड को तो हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, वेरी गुड, शाबाश, तुम्हारा दिमाग चलने लगा। और बताओ, गलत बोल दिया, नहीं सही बोला है, चलो और बताओ, चलो तुम बताओ, ये क्यों नहीं कैंसिल किया, प्रोडक्ट और इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग कंसंट्रेशन इसलिए है। कंसंट्रेशन अलग अलग है, दिखा तो हुआ है सामने, ये देखो, ये है 10 की पावर -3 मोलर और ये 10 की पावर -2 मोलर, तो दोनों अलग अलग है, तो कैंसिल कैसे हो जाएगा, और सॉलिड तो 1 होता है ना, सॉलिड की कंसंट्रेशन, इसलिए वो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन बराबर है, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए अब मैं इसको वैल्यू को E ऑफ सेल निकालने के लिए लिख देता हूं, तो लिखो E ऑफ सेल निकालने के लिए कहां लिखूं, ये रहा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, उसकी जगह 0 आ जाएगा, है ये समझ में आया ना, 0 क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोड दोनों सेम है, तो इसलिए 0 आएगा। तो कंसंट्रेशन सेल का यही खास बात है कि इसमें इलेक्ट्रोड सेम होने से E नॉट ऑफ सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, माइनस टेम्परेचर वही है तो 0.059 हो गया, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो n की वैल्यू 1, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसमें Ag है, Ag प्लस, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये भी Ag प्लस है, लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट वाली कौन सी है बताइए, 10⁻⁴ ये वाला प्रोडक्ट है, और ये कहां से आ रहा है, एनोड से आ रहा है, तो ये वैल्यू है 10 की पावर -3, और ये कहां से आ रहा है, ये कैथोड से आ रहा है, तो इसकी वैल्यू है 10 की पावर -2, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखिए, तो ये वैल्यू रखेंगे तो यहीं पे रख दूं सीधे, बोलो आप लोग, तो ये हो गया 10 की पावर -3 और ये हो गया 10 की पावर -2, तो ये कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 10 की पावर -1 बच जाएगा, ठीक है ना, एक पावर कट जाएगी, -3 आएगा, -4 कहाँ पर, हाँ यार सही, -4 आएगा, थैंक यू। तो पहले किसने बताया, मैं कंफर्म कर दी थी। हाँ चलो, -4 4 के बाद है ना, 1 2 3 4 डेसिमल के बाद लेके जाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है, यहाँ पर भी 4 लिखो, ओके, ये 2 के बाद है, चलो तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, 10 की पावर -2 बचेगा, ओके,
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.059 लॉग, ऊपर क्या बचा 10 की पावर -2। -2 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कर लिया 0.06 मैंने भी अप्रोक्स ले लिया इंटू टी लॉग 10। ये समझ में आया। पावर जो होती है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, लॉग का कई बार मैं पीछे भी बता चुका हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में आई तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 0.12 और लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.12, यानी ये जो सेल मैंने बनाई थी है ये फिजिबल सेल है, ठीक है। यानी ये सेल ईएमएफ देगी, कम दे रही है लेकिन देगी, काम चलेगा इससे थोड़ा बहुत। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन सेल। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है ए बी, सेल रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी, ठीक है। इसका जो ईएमएफ ऑफ सेल है EMF at standard condition that is x वोल्ट है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में है तो इसका जो है K इक्विलिब्रियम जो है वो है K1। ओके, क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब देखिए फिर क्या किया इन्होंने, इसको 2a plus 2b gives rise to 2c plus 2d कर दिया, 2d कर दिया। तो अब इसका जो है इस वाली सेल का EMF दैट इज y वोल्ट है और K इक्विलिब्रियम इस वाली सेल का K2 है। तो अब इसके अंदर ऑप्शन में पूछा है, बताइए क्या टर्म सही है, x इज इक्वल टू वाई एंड K1 इज इक्वल टू K2। दूसरा x इज ग्रेटर देन y एंड K1, ऑप्शन चेक कर लो, x is equal to 2y and K1 is equal to 2K2. Third, x is equal to y and K2 या इधर K1 लिखा है तो K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2। तीन ऑप्शन हो गए, चौथा यहां लिख देते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2। चलिए बताइए,
ऑप्शन ए 1। और बताइए सेकंड वाला। सेकेंड वाला, वेरी गुड। और बताइए, तुम थर्ड वाला बता दो। चलो थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ, थर्ड वाला मेरी तरफ से। क्यों है ऐसा? थर्ड वाला ऑप्शन क्यों सही है? ये बताओ क्या ई नॉट, ये जो मैंने इसके आगे फैक्टर लिया है टू खाली 2 से मल्टीप्लाई तो ही किया है कंसंट्रेशन को, तो क्या इस पे डिपेंड करता है ई नॉट? इस पे डिपेंड नहीं करता। फिर पावर लग जाएगी ऊपर तो मतलब वो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दोनों का बराबर हो जाना चाहिए, पावर से पावर कट जाएगी, सेम है ना। ई नॉट क्या चेंज होता है इससे? ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में थोड़ी चेंज होता है ये। ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ईएमएफ होता है वो सेम रहता है, उसका रिएक्शन के 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 10 से करो, 20 से करो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से लिखिए, और अक्सर बच्चों से गलती होती है, आप लोग कोई नए नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बराबर हो। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर 2 हो जाएगी, 3 से करोगे तो पावर 3 हो जाएगी, आधे हाफ से करोगे तो पावर हाफ हो जाएगी। ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये सब लिखवाया है, और सब्ट्रैक्ट करने पे डिवाइड हो जाएगा। जाकर के चेक करिएगा, नोट चेक करिएगा इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ये तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे चेंज होता है, लेकिन ईएमएफ और सेल जो है ये चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, ई नॉट वाला, ये वाला, ओके। ई नॉट वाला ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है भाई, इसका क्या लेना देना ये उससे? ठीक है, हाँ चलिए, तो इसको जो है इसीलिए क्वेश्चन कराया है, तो बोलना नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ आयंस, बोलिए, बोथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस मतलब लिखिए इसको, आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वायर जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है? आयंस की वजह से करता है। एंड इन कंडक्टर्स, आगे इस बात को भी लिख लीजिए, एंड इन कंडक्टर्स द करंट फ्लो इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वायर है, वायर जो है वो क्या है? कंडक्टर है, तो उसमें जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। ठीक है सागर, क्लियर है? अब लिखिए इस बात को, अच्छा हेडिंग डालिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है वो आयंस की वजह से होता है। कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर्स में वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर conductance increases and resistance decreases in electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। और ये आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में जो रिलेशन होता है वो 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन कंडक्टर जैसे हमारी वायर हो गई, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, लिहाजा कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों हो जाता है यहाँ पे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आयंस की स्पीड बढ़ जाती है, आयंस की वेलोसिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, तो आयन जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है, यहाँ पे कर्नल्स जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एटम बचता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये निकल गया, तो निकलने के बाद क्या बचेगा, बोलिए, ये निकलने के बाद क्या बचेगा, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इस पे आ गया प्लस चार्ज, ये कहलाता है कर्नल प्लस इलेक्ट्रॉन। इसकी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाती है, इसलिए कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उनके साथ इंक्रीज कर जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, इसलिए कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कंडक्टर है वायर, वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम में से इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो कराने में सपोर्ट करते हैं। अब क्या किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, ये जो कर्नल्स थे जिनके, वो एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, वो क्या हुआ, अपनी जगह ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगे। और इलेक्ट्रॉन को जाना तो उन्हीं के अंदर से बीच में से रास्ता बना करके है, तो वो जो वाइब्रेट करेंगे तो उसको कम जगह मिलेगी ना जाने की। पता चला कि यहाँ थोड़ी सी जगह थी, उसी में से जा रहा था, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो वहां आके सामने टकरा गया। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी थोड़ी सी। तो टेम्परेचर बढ़ाने का ये होता है।
और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बता दिया हमने। यस मैम। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में की कंडक्टेंस हमको पढ़नी है तो इसके बारे में एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन, इसके किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहला टेम्परेचर जो हमने बता दिया, दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ आयंस, आयन कैसे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, है ना? बड़े होंगे तो उनको मूव करने में दिक्कत होगी, छोटे होंगे तो आसानी से मूव कर जाएंगे। पहला क्या हो गया? टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ आयंस, तीसरा नंबर ऑफ आयंस, है ना? ब्रैकेट में लिख लें नंबर ऑफ आयन को क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। ठीक है। नेचर ऑफ आयन में साइज क्यूब भी आता है और चार्ज भी आता है, ठीक है ना? एक पॉजिटिव चार्ज है या एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है या दो नेगेटिव है, तीन है, तो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा ना, तो मूव करने में उतना ही आसानी रहेगी, ठीक है ना? तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है। चलिए बस, हाँ एक लास्ट पॉइंट और, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिस मीडियम में आयंस पड़े हुए हैं, पोलर है कि नॉन पोलर है, दूसरी चीज उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ज्यादा विस्कस होगा वो आयंस पे डिपेंड करेगी चीज, मतलब आयंस को अफेक्ट करेगी चीज। बिल्कुल, उसके मोशन को नहीं, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, है भाई? अगर विस्कोसिटी ज्यादा है यानी ज्यादा गाढ़ा है, हमारा जो हमने लिया है क्या कहते हैं सॉल्वेंट, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को घोला है, अगर वो ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा विस्कस है, तो उसमें से आयन को फ्लो होने में ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं फील करेगा वो, है? टेम्परेचर, हाँ ठीक है ना? और अगर जो है वो कम विस्कस है तो आयन ज्यादा आसानी से फ्लो कर जाएंगे। चलिए, तो ये आपको एनसीईआरटी में भी पूरी टेबल मिल जाएगी, इसको आप वो कर लीजिएगा। फॉर्मूला मैंने आपको रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस का चलिए फॉर्मूला याद है किसी को? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है? यही फॉर्मूला रेजिस्टेंस का कंडक्टर्स के लिए भी यूज होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल, यही हो जाएगा नहीं? तो इसको उल्टा ही तो करना है खाली, है? दोनों की यूनिट लिखिए, इसकी भी यूनिट लिखिए, इसकी भी यूनिट लिखिए। और 1 अपॉन रो के लिए एक अलग से नाम है, दैट इज कॉल्ड कप्पा। इसको क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। ये है कंडक्टेंस, ये क्या है? कंडक्टेंस, ठीक है? इसको याद रखना। और ये क्या है? ये है कंडक्टिविटी, दोनों में डिफरेंस है।
इस टर्म को भी आपको एक मिनट, अगर मैं L अपॉन A की वैल्यू लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन रो हो जाएगा यहां से। भाई इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया, रो को नीचे ले आया तो L अपॉन A बचा। ये L अपॉन A का भी एक नाम है, क्या नाम है, सेल कांस्टेंट। 4-5 टर्म्स हैं। सेल कांस्टेंट, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन रो किसके बराबर है, कप्पा के बराबर है, पप्पा के बराबर। और यार 1 अपॉन रो की जगह मैंने क्या लिख दिया है, अगली बार में कप्पा लिख दिया। यूनिट लिखी सबकी आप लोगों ने। दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट अब क्या होता है, हाँ? तो देखिए, मान लीजिए ये मेरी सेल है, इसके अंदर दो मैंने इलेक्ट्रोड ले लिए, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दूरी, ये क्या कहलाती है, L, ठीक है। और ये जो इस इलेक्ट्रोड का एरिया है, दिस इज A, ओके। और एक बात समझिए, और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज L इंटू A इज इक्वल टू वॉल्यूम। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, किसी को डाउट, बोलिए। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अभी टर्म यूज होने वाली है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमको आना चाहिए।
ठीक है, तो दिस इज सेल कांस्टेंट, दिस इज आल्सो सेल कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो सेल कांस्टेंट। ठीक है, तीनों टर्म सेल कांस्टेंट कहलाती है, लेकिन जनरली बुक्स के अंदर ये वाली टर्म को सेल कांस्टेंट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक बार जो मैंने सेल बना दी, तो उसमें ये इलेक्ट्रोड फिक्स हो गया नहीं हो गया है? भाई सेल कहाँ बनेगी? लैब में तो बनेगी, वो तो फैक्ट्री में बनती है? जो भी इलेक्ट्रोड लगना है, गिलास का जार लगना है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह तो है वो, खैर वो तो हम लैब में डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स डाल करके उनकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं। यहाँ पे मीटर लगा होता है, ठीक है, एमीटर लगा लो, वोल्ट मीटर लगा लो, उससे करंट मेजर करते हैं कि कितना करंट इसमें से पास हो रहा है, ठीक है, या इसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की कितनी है, इतना करंट ये आसानी से फ्लो करने दे रहा है। ओके, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इसका एरिया फिक्स हो गया नहीं हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस ये भी फिक्स हो गया। ये यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते इसकी लोकेशन, यहाँ पे होल्डर लगा होता है, यहाँ पे एक होल्डर लगा होता है, तो आप जो इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रोड इसके अंदर डालोगे वो इसी जगह पर आएगा, और उसका होल्डर का साइज भी सेम होता है, तो आपने जब डाला तो वो उसी में जाकर के फिट हो जाता है। जब आप यूज नहीं करते हो तो ये इलेक्ट्रोड को निकाल करके धो करके डिस्टिल्ड वाटर से और रख देते हो बॉक्स में, एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, महंगा इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन जब भी आप इसको यूज करोगे तो इलेक्ट्रोड सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रोड का एरिया सेम होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो इसका जो है सेल कांस्टेंट सेम हो गया नहीं हो गया, हमेशा ये वैल्यू सेम आएगी, इसीलिए सेल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है ना? हाँ, अब इनकी यूनिट बताओ जल्दी से। ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी कंडक्टेंस की? ओम इनवर्स हो जाएगी। ओम इनवर्स को और क्या बोलते हैं? महो भी बोलते हैं, एम को पहले ले आओ, हैं? और इसकी क्या यूनिट होती है? सीमेंस यूनिट होती है, ठीक है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 यूनिट होती है, लेकिन सीमेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वालों को ज्यादा पसंद है, ये ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब बताइए, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ρ कंडक्टिविटी की। अब मैंने बता दिया है लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इन सबको इधर ले जाओ, ले जाने के बाद क्या करना है? एरिया की मीटर स्क्वायर जाएगी, और इस वाले फॉर्मूले से बनाइए, इस वाले फॉर्मूले से 1/ρ हो जाएगी कंडक्टिविटी, 1/ρ इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडक्टेंस है, और ये लेंथ को ऊपर ले आइए तो इनटू लेंथ हो जाएगी, एरिया को नीचे ले आइए तो इनटू एरिया हो जाएगा। बताओ ये फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हैं, कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी? सीमेंस, अभी मैंने बताई है, और लेंथ की यूनिट मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो नीचे बच गया मीटर, उसको ऊपर ले आऊंगा तो मीटर इनवर्स, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया होता है इसका और लेंथ होती है, ये मीटर में नहीं हो सकती, मीटर का मतलब इतना बड़ा हो जाएगा है, तो ये यूनिट हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है, तो इसको आप सेंटीमीटर में लिख लो चाहे तो, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? L/A की, ऊपर मीटर
नीचे मीटर स्क्वायर तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स यूज होती है। मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट होती है सेल के लिए, सेल छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए, हो गया इतना? चलो, तो ये हमारी हो गई कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। और इसकी यूनिट क्या होती है? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक नई कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इससे लैम्डा से, और इसके आगे लगा देते हैं एम। लेकिन ये जो लैम्डा होता है ये बिना पूंछ वाला होता है। ठीक है, इसकी पूंछ काट दीजिए। अब मोलर से नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? मोल से कुछ करना। मोलर मतलब एक मोल, कंसंट्रेशन एक मोलर होनी चाहिए। किसकी कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो पूरी पढ़ाई इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है ना, ये तो चैप्टर की है। तो जब भी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की एक मोल होगी तो उसकी कंडक्टिविटी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। कितना आसान है, तो इसी बात को लिख डालोगे, आसान है। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी कप्पा, कंसंट्रेशन यहां पे हम C से लिखेंगे। दिस इज कंडक्टिविटी, ठीक है, और दिस इज कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन 1 मोल है। कंडक्टिविटी को क्या बोल देंगे? मोलर कंडक्टिविटी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कप्पा की बजाय लैम्डा एम से, लेकिन पूंछ कटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। इसका यूनिट बताओ जल्दी से। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर। अब इसको मुझे सेंटीमीटर में ही लाना चाहिए ना। बोलो भाई, 1 लीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, इनको हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, बताओ। तो सेंटीमीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमको मालूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 ml के। तो लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 लीटर। होगा नहीं होगा? 1 cc, इसको cc भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया होता है, पहली बार नहीं बता रहा, पहले भी कई बार बताया। तो ये cc भी बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, उसी को हम ऐसे लिखते हैं। और वही क्या होता है? 1 ml होता है। तो हमें मालूम है 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। तो ये
1000 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 1000 हो जाएगा, है? भूल गए क्या? 1000 ml के बराबर हो गया ना, तो ये क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया है कि ये 1 लीटर के बराबर। बोलो, तो मैं अगर इसको करूं चेंज तो बताओ, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, यस सर। है? तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, बोलिए? 1000 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ऊपर जाकर के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना, ये इंटू 1000 का मतलब 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, इसको मैं ले आ सकता हूं ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे खाली मोल बच जाएगा। अच्छा सही है। अरे यार तुम लोग जो है शक्ल ऐसी बनाते हो। देखो दोबारा लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल, ये हो गया डिवाइडेड बाय लीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं ना। तो ये इसके डिनोमिनेटर में मोल सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। जैसे ये नंबर है मान लो 9/4/5 ये है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 9 इंटू 5/4, क्योंकि 9 के नीचे 1 है, ऐसे समझ लो। तो यही तो मैंने किया है नीचे वाले को, क्योंकि वो नीचे डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में आ गया तो मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो ये आ गया। अब इसमें से काटो, क्या क्या कट रहा है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1 सेंटीमीटर को काट देगा तो ये 2 बच जाएगा, क्योंकि पावर ऐड होती है ना मल्टीप्लाई होने पे, तो -1 + 3 2 हो जाएगा, और ये आ गया, तो ये आ गया 1000 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल। तो ये आ गया, तो ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, हाँ। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, ये तो बना है किसके लिए, इसके लिए बना है ये फॉर्मूला। इसको छोटा कर दो, आगे लिख दूंगा। ये देखो, ये फॉर्मूला जो बना है मोलर कंडक्टिविटी का, वो κ/c बनाया था। ये क्या था, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स बाय मोल लीटर इनवर्स, ऐसे कर दो, ठीक है। लेकिन मगर मैं इसको सेंटीमीटर में ले जाता हूं तो क्या ये फॉर्मूला बनेगा 1000 इंटू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी अब, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, मोल नीचे से ऊपर ले गया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, यही मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज होगा।
मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आपको पता चल चुकी है। चलिए यूनिट भी पूछ लेते हैं। हाँ, यूनिट बहुत बार पूछी गई है, पूछिए लेते हैं हम लोग। इसकी शौक है क्वेश्चन टीचरों को पूछने का। यूनिट्स चलिए ऐसा करिएगा, एक टेबल बनाइएगा। जी, फॉर्मूले टेबल बना करके उसके अंदर जो आज फॉर्मूले कराए हैं सारे फॉर्मूले लिखिएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट ओके। ठीक। एक टर्म और होती है, उसको और बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इक्विवेलेंट मास सुना है ना? सॉल्यूशन तो क्या होता है वो? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर में मैंने क्या बताया हुआ है? कैटायंस एसिड के लिए क्या बताया है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिलीज्ड। ठीक है, बेस के लिए क्या बताया है? नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज। ठीक है, और सॉल्ट के लिए क्या बताया है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। जिसको नहीं पता, कंफ्यूजन है, वो रिवाइज करेगा जाकर के, सब बताया हुआ जहां नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ाया मैंने शुरू के लेक्चर्स में ही बता दिया था। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कुछ नहीं, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट पे कितना पॉजिटिव चार्ज है उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी वही सीमेंस सेंटीमीटर। सेम यूनिट आएगी, स्क्वायर। बस जो हाँ मोल था इनवर्स, तो मोल को हमने n से और डिवाइड कर दिया तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। अगर ये रिवाइज करके आइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा इक्विवेलेंट मास वाला, कहीं पे कोई डाउट होगा तो फिर मैं दोबारा इसको रिवाइज करा दूंगा। चलिए
तो इतनी चीज जो है आपको, ये पूरा जो है 4 5 6 जितने भी फॉर्मूले बताएं इसकी पूरी टेबल आपके पास होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। resistance of 0.05 molar 0.05 molar NaOH solution, resistance of 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter, of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.5 into 10 की पावर 3 ओम। ये ओम की का सिंबल है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कप्पा, चलो कंडक्टेंस भी निकालो, एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालो और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो। मैंने 2 और बढ़ा दिए, निकालिए, सारे फॉर्मूले डिवाइड हो जाएंगे। सर इसमें एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि रो जो है वो रेजिस्टिविटी है और फिर आर रेजिस्टिविटी है। आर रेजिस्टिविटी है यहाँ पे, फिर रो रेजिस्टिविटी है। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन? फाइंड करनी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस गिवन है। हाँ? रेजिस्टेंस जो गिवन है वो है। मैं इसको पूछ रही हूँ फॉर्मूलेज में। रेजिस्टिविटी ये है या ये है? रेजिस्टिविटी रो होती है बेटा। हाँ, रेजिस्टेंस आर होता है। आर होता है। वही रेजिस्टिविटी रो होती है। ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/r कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। ये आप लोगों को खुद करना है। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? वही रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, तो R × A/L ये हो जाएगा। A की वैल्यू कैसे आएगी ये बताइए? A की वैल्यू कैसे आएगी? हाँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा πr², क्योंकि डायमीटर दिया है। ठीक है, हाँ, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा
ये इसका मतलब जो है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 और आर कितना है, कहाँ गया डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एरिया आ जाएगा और लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ हमको दी हुई है 50, देखो सब सेंटीमीटर में है तो इसलिए हम सेंटीमीटर में ही यूनिट यूज करेंगे। बोलो बेटा क्लियर हुई बात है? रेजिस्टेंस हमको भी दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस रखेंगे, यहाँ से ये एरिया रखेंगे, यहाँ से लेंथ रखेंगे, रेजिस्टिविटी आ जाएगा। जब रेजिस्टिविटी आ जाएगा तो हमारा ये वाला भी आंसर आ गया, ये वाला भी आ गया। अब बचा कप्पा, तो कप्पा क्या होता है, कप्पा सर कप्पा होता है 1/ρ, ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद बताइए मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, बोलिए 1000 इंटू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, हो गया। तो मुझे क्या क्या मालूम है, 1000 तो मुझे मालूम ही है, कप्पा भी मैंने निकाल लिया, कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, ये रही है 0.05, ठीक है। यूनिट क्या लिखूंगा, बोलो यूनिट क्या लिखूंगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यूनिट क्या आएगी मेरी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और मोल इनवर्स। ओके, तो 1000 क्यों आया था, क्योंकि मैंने लीटर को सेंटीमीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 0.05, 1000 कप्पा का जो वैल्यू आएगी वो रखेंगे और कंसंट्रेशन 0.05 रखेंगे, ठीक है। अब आइए, अब क्या बचा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, मोल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये रही सर, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू रखेंगे डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना है, बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना आया बेटा, NaOH है, NaOH में पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर कितना है 1 है टोटल, तो डिवाइडेड बाय 1, यानी इस सॉल्यूशन के लिए दोनों की वैल्यू सेम होगी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। वैसे ये ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्राम इक्विवेलेंट। चलिए काफी कर लिया हम लोगों ने। अब आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, मेन चीज फॉर्मूला है, बाकी तो वैल्यू आप खुद कर ही लेंगे, इतने समझदार तो हो ही गए। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं।